हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट नंबर 1। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी सभी क्लासेज हो चुकी थी, सभी कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था। टोटल 10 क्लासेस थी और अब हम टोटल 4 टेस्ट में 160 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें टोटल 40 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एनफोर्सेबल एट द विल ऑफ एग्रीड पार्टी। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर एनफोर्सेबल होता है। कहने का मतलब एग्रीड पार्टी की मर्जी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माने या वॉइड करे, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसके पास ये राइट नहीं होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई व्यर्थनी अनुबंध कि दो पार्टी है, मैंने आपको कोई धमकी दे करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए हैं, तो आप पीड़ित पक्षकार हो, आपकी इच्छा पर एनफोर्सेबल रहेगा कि वैलिड करना है या वॉइड करना है, मेरी इच्छा नहीं रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज। किसी घटना के होने पर कुछ करने या नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। किसी घटना के होने या नहीं होने पर कुछ करने या नहीं करने का होता है, तब तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और यदि मनी या मनी वर्थ पे करने का होता है तो उसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह के एग्रीमेंट करना चाहिए। वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। क्वेश्चन 3, जनरली एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज। यदि कंसिडरेशन में एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? जो हमारा एग्रीमेंट है वो वॉइड रहेगा, वॉइड एब इनिशू रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कंसिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। हालांकि सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां पर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने क्लासेज ज़रूर देख ली है, डायरेक्टली एमसीक्यूज ना देखा कीजिए। क्लासेज ज़रूर देखिए, कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिए, नोट्स की रीडिंग लगाइए। और टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट कर लिया है, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चन का आंसर सोचते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसेंट ऑब्टेन बाय थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। आत्महत्या की धमकी देकर के कोई काम करवा रहे हैं कि इन पेपर पर सिग्नेचर करो वरना आत्महत्या कर लूँगा या कर लूँगी, तो उसे क्या कहा जाएगा कि कंसेंट किसके कारण से है? फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोयर्सन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा सेक्शन 14 ये कहता था कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और कंसेंट को फ्री कब नहीं कहते? जब सेक्शन 15, 16, 17, 18 और 20, 21, 22 के कारण है। कहने का मतलब कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोयर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस होता है? कोयर्सन में कोई ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पर्सन ऐसी पोजीशन में होता है कि अदर पर्सन की इच्छा को डोमिनेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। मान लीजिए कि मैं आपके 10,000 रुपये मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप 4,000 रुपये दे दीजिए, मैं 10,000 का पेमेंट मान लूँगा, 6,000 का डिस्काउंट मैं आपको एक तरीके से दे रहा हूँ। तो इसे क्या माना जाएगा? इसे कहते हैं रिमिशन, हिंदी में कहते हैं छूट। इंग्लिश में वर्ड जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में हिंदी में ऐसे लिख करके दे देगा रिमिशन, तो आप एग्जाम में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो उसे हम रिमिशन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में रिसेशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, नोवेशन और वेव आता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपको नोट्स के लास्ट में इम्पोर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट दी थी। तो उन सेक्शंस को आपको अच्छे से याद करना है, जिनको मैंने ग्रीन कलर में कर रखा है
उनको आप जरूर एग्जाम में याद रखिए। तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन H। और एग्रीमेंट का पूछें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन E। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट विल बी। यदि फ्रॉड से प्रभावित है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा? तो देखिए 5 चीज़ें होती है: कोएर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यदि शुरुआत की 4 चीज़ों के कारण होता है तब तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है वॉइडेबल। और मिस्टेक में डिपेंड करता है, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। आगे किसी क्वेश्चन में मैं आपको मिस्टेक वाला और अच्छे से बता दूंगा। तो इन शुरुआत की 4 चीज़ों में तो वॉइडेबल होता है, तो वॉइडेबल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट केवल एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मान करके टिक नहीं करना है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। इस टेस्ट में 40 MCQs है, उनमें से लगभग 28 MCQs पास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं RPSC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। मैंने आपको इसी क्लास में बताया है जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को स्टॉप करके आंसर सोचते जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है? तो देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। परफॉर्मेंस के कारण डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के कारण हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण हो सकता है, लॉ के कारण हो सकता है, फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी के कारण हो सकता है। तो डिस्चार्ज के कारण, म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण, ऑल द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसी वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनफोर्सेबल नहीं होता है, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होता है, एक पार्टी की इच्छा पर एनफोर्सेबल होता है, दोनों पार्टी की इच्छा पर एनफोर्सेबल होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पार्टी की इच्छा है उसको वैलिड माने या वॉइड माने। और ये भी आप याद रखिए कौन सी पार्टी की इच्छा पर एनफोर्सेबल होता है? पीड़ित पक्षकार, एग्रीड पार्टी जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है, जिसे धमकी वगैरह दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अभी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। परफॉर्मेंस से हो सकता है, ब्रीच से हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, लॉ के कारण हो सकता है, फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी के कारण हो सकता है। क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं आएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, रिसेशन और वेव। तो नोवेशन, रिसेशन, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, वेवर। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब प्रोमिजर अपना प्रोमिस पूरा करने से मना कर दें, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में भी मैं मना कर दूं कि मैं तो आपको कार सेल नहीं करूंगा, तो वो ब्रीच होता है। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच अगर मैंने किया है तो आपको कुछ राइट मिलते हैं। क्या क्या राइट मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का मतलब रिसाइन करने का, कंपनसेशन का राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट, कंपनसेशन वो फिर से सुनिए, रिसेशन का राइट, कंपनसेशन का राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट, इंजंक्शन का राइट। ये सभी राइट्स आपको मिलते हैं। और भी कोई राइट था क्या? और एक क्वांटम मेरिट का राइट। ये 5 राइट आपको मिलते हैं। क्वेश्चन जानना चाहते हैं इनमें से कौन सा राइट नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, सूट फॉर डैमेजेज,
अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो सूट ऑफ डैमेजेस तो होता है, कंपनसेशन को ही हम डैमेजेस कहते हैं, रिसेशन का भी होता है। अब 2 पॉइंट है, एक तो रेस्टिट्यूशन क्लियर कट नहीं है, एक अल्टरेशन नहीं है। तो देखो रेस्टिट्यूशन वाला तो आ जाएगा। रेस्टिट्यूशन वाला क्यों आ जाएगा कि जो भी हमें लॉस हुआ वो हमें लेने का राइट होता है, तो जो हमने पैसे पे कर दिए वो भी लेने का राइट होगा। तो रेस्टिट्यूशन तो आ जाएगा। रेस्टिट्यूशन मतलब जो भी हमें नुकसान हुआ वो वापस लेने का, लेकिन अल्टरेशन नहीं आएगा। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से याद दिला देता हूँ, शुरुआत के 27-28 MCQs एग्जाम में आए हुए हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज, अभी मैंने आपको 5 तरीके बताए थे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के, परफॉर्मेंस से, लो के ऑपरेशन से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो मैंने आपको कितने एसेंशियल एलिमेंट बताए थे कॉन्ट्रैक्ट के, मैंने आपको 10 एसेंशियल एलिमेंट बताए थे कॉन्ट्रैक्ट के, और हमने हर चीज़ को चार्ट से समझा था। हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के 10 एसेंशियल एलिमेंट्स, ये हमने पढ़े थे। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट कि ऑफर प्रॉपर होना चाहिए, जो हमारी एक्सेप्टेंस है वो भी सही होनी चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इरादा होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए, कंसीडरेशन और ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 पार्टी और वो भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करेंगे, स्पेसिफिकली वही डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, और कंसेंट फ्री होनी चाहिए। जानना चाहता है कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या नहीं आएगा, इसके अंदर बी आएगा। कंसीडरेशन होना ज़रूरी है लेकिन एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, कंसीडरेशन कम हो सकता है। यदि मैं आपको 10 लाख की कार 1 रुपये में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है कि कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आगे जब हमने कंसीडरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है। दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मेंशन है हमारा कि जो कंसीडरेशन है वो इनएडिक्वेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है उसे क्या कहेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ऑफर किसे कहते हैं, कुछ करने या न करने की इच्छा, अदर पर्सन की कंसेंट लेने के लिए। एक्सेप्टेंस, ऑफरी द्वारा कंसेंट देना। कंसीडरेशन, प्रोमीजर की इच्छा पर कुछ करना या नहीं करना, जो पास्ट में किया जा चुका है आप कर रहे हैं या बाद में करेंगे। क्वेश्चन 16, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर हो सकता है। तो हमने सेक्शन 11 में कैपेसिटी पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट की। 3 प्रकार के लोगों को छोड़कर एवरी इंसान, एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कौन कौन नहीं कर सकता, माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं कर सकता, और कुछ स्पेसिफिकली डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर है। तो माइनर, इंसॉल्वेंट, मेंटली रिटार्डेड पर्सन, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड वाइफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट का इनेक्टेड होना और एक कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेबल होना। अगर पूछें इनेक्टेड कब से हुआ तो आप जवाब देंगे 25 अप्रैल 1872, और अगर पूछें 1 सितंबर, अगर पूछे एप्लीकेबल तो 1 सितंबर 1872। दोनों में क्या डिफरेंस है, एप्लीकेबल का मतलब उस अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना, और इनएक्टेड का मतलब गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर किया जाना। सेंट्रल एक्ट है तो वैसे तो प्रेसिडेंट के साइन
होने चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, वहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय हुआ करता था। तो यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेड पूछा था, तो 1 सितंबर 1872 आना चाहिए था, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लेकिन याद रखिए, अगर इनएक्टेड आ जाए तो 25 अप्रैल 1872 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अभी बताया ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए रिपीट हो गया क्योंकि ये 2 बार आया हुआ होगा। क्वेश्चन 19, ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज, वॉइड एग्रीमेंट किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप बताए थे, लगभग 15 के लगभग मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप बताए थे। तो देखिए ये सभी टाइप के मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बताए थे। इनको आप 12 टाइप्स भी मान सकते हो, 14 भी मान सकते हो। क्वेश्चन हमसे वॉइड एग्रीमेंट जानना चाहते हैं। 2 चीज़ें होती है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है। वैलिड बट नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाले का कोई भी मतलब नहीं है, बी वाले का मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सी वाले का मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट एवरी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपको करते हुए चलना है, एक एक चीज को देखते हुए चलना है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, जो कुछ पार्टीज की इच्छा पर एनफोर्सेबल होता है, सभी की इच्छा पर नहीं होता, तो उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, कोई कॉन्ट्रैक्ट कब कब वॉइडेबल हो जाते हैं? कोयर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, और जब टाइम एसेंशियल एलिमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पर पूरा नहीं करते हैं तब। याद रखिए मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स हमें बताना है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, हैव सर्टेन एंड unambiguous terms, contain a term the non-compliance of which amount to acceptance, be communicated to the person to whom it is made। फॉल्स पूछा था तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफर में ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती है जिसे न मानना एक्सेप्टेंस माना जाए। मैं आपको कॉल करता हूं कि आप मेरा मोबाइल 2 लाख रुपए में परचेज करेंगे क्या? यदि आप 1 मिनट में रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये मान लेंगे आप खरीदना चाहते हैं, तो ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्वेश्चन 22, व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज नॉट फ्री, यदि किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? पहली बात तो फ्री कंसेंट डिफाइंड है सेक्शन 14 में, और हम कब कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है? 5 सिचुएशन में कहेंगे, जब कोयर्सन हो, अंडर इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक हो। शुरुआत की 4 सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, और मिस्टेक में मैंने बताया या तो वैलिड होएगा या वॉइड होएगा, वॉइडेबल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पर वॉइडेबल पर टिक करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर तो क्या होगा? वॉइडेबल और वॉइड और वैलिड, लेकिन अधिकतर में वॉइडेबल हो रहा है इसलिए हमने वॉइडेबल पर टिक किया है। क्वेश्चन 23, एग्जाम में हमेशा करेक्ट पर टिक नहीं करना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट पर टिक करना होता है। जब सभी ऑप्शन करेक्ट होते हैं तब फॉल्स हमें बताना है। तो एक्सेप्टेंस की रिगार्डिंग देखिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, must be accepted by person having authority to accept, may be presumed by silence of offering। तो डी वाला फॉल्स हो जाएगा। चुप्पी से एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। आप मुझे ऑफर करते हैं 5000 में मोबाइल परचेज करेंगे क्या, मैं कोई रिप्लाई नहीं करता तो ये थोड़ी माना जाएगा कि मैं परचेज करूंगा।
ये सही है, वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर किया गया था। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस कंडीशनल होगी तो काउंटर ऑफर बन जाएगा। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। 24 इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट कोलेटरल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के केस में कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होते हैं, तो डिपेंड करते हैं। यदि मेन एग्रीमेंट वैलिड होता है तो कोलेटरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल होता है तो वॉइड तो होगा ही होगा साथ में, तो कोलेटरल एग्रीमेंट भी इलीगल एंड वॉइड होता है। यदि मेन एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन लीगल है तो कोलेटरल एग्रीमेंट वैलिड होता है। क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल से और विद एग्जांपल समझा था। ये बोल रहा है इलीगल एग्रीमेंट है तो कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड और इलीगल हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप सी की डेथ कर देते हैं, तो ये मेन एग्रीमेंट है और इलीगल एंड वॉइड है। आपने मर्डर कर दिया है, अब मैं किसी पर्सन से लोन ले रहा हूँ आपको पे करने के लिए, उस पर्सन को पता है कि मैं लोन क्यों ले रहा हूँ, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड एंड इलीगल हो जाएगा। क्वेश्चन 25 एन ऑफर में लैप्स, ऑफर कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है, तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे ऑफर के ख़त्म होने के। तो ऑफर देखिए किस किस तरीके से ख़त्म हो सकता है। ये हमारे तरीके हैं ऑफर के ख़त्म होने के। जब ऑफर वापस ले लिया जाता है, टाइम ख़त्म हो गया है, सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोमीजर या प्रोमीजी की डेथ हो गई या वो पागल हो गए, काउंटर ऑफर ऑफरी ने मना कर दिया, लॉ में चेंज हो गया, वो विषय वस्तु ही नष्ट हो गई, तो क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं ऑफर कैसे कैसे ख़त्म हो जाएगा। रिवोकेशन से, काउंटर ऑफर से, ऑफरी ने मना कर दिया, ऑल द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकेम, ऑफर की सहमति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। क्वेश्चन 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। कंसिडरेशन मस्ट रिजल्ट इन बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज, कंसिडरेशन से दोनों पार्टी को फायदा होना चाहिए। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंडिया, कंसिडरेशन मस्ट बी एडेक्वेट, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच ए प्रोमीजर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। सी हमारा करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ट्रू पूछा था, तो ट्रू के अंदर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्रोमीजर पहले से ही बाउंड है। मैं किसी पुलिसमैन को कहता हूं कि आपको 5,000 रुपये दूंगा यदि आप मेरा खोया हुआ लैपटॉप ढूंढ देते हैं, उसके ढूंढने के बाद में भी मैं पैसे देने के लिए लायबल नहीं हूं, वो काम करने के लिए वो पहले से ही लायबल है। सी वाला फॉल्स क्यों है, क्योंकि कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। 1 रुपये में कार सेल कर रहा हूं तो भी वैलिड है। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन होता है, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं मानते। कंसिडरेशन से दोनों पार्टीज को बेनिफिट होना जरूरी नहीं है, एक को बेनिफिट एक को लॉस हो सकता है। पेमेंट करने से आपको लॉस हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स हमें बताना है कंसिडरेशन के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसिडरेशन के सभी एसेंशियल एलिमेंट दिखा दिए थे। कंसिडरेशन प्रोमीजर की इच्छा पर होना चाहिए, कोई भी पर्सन दे सकता है, इल्यूजरी हो सकता है, कुछ वैल्यू का होना चाहिए। फॉल्स पूछा है तो सी हो जाएगा। इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। ज्योतिषी कहता है कि एक 500 रुपये के नोट में मैं आपको खुशहाल कर दूंगा, तो खुशहाल करने का कोई मतलब नहीं है। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमीजर की इच्छा पर होना चाहिए। कोई भी पर्सन दे सकता है कंसिडरेशन, आप, आपके फ्रेंड, भाई, मदर, सिस्टर, कोई भी दे सकता है, और कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन 29 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स हमें बताना है। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, वर्बल प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड लोन इज वैलिड, कंप्लीटेड गिफ्ट नीड नो कंसिडरेशन,
नो कंसिडरेशन इज नीडेड टू क्रिएट एजेंसी, फॉल्स हमसे पूछा है, बी हो जाएगा। जनरली आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन चाहिए होता है, लेकिन हमने सेक्शन 25 में एक्सेप्शन पढ़े थे जहां पर कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता। तो ये सही है, एजेंसी बनाने के लिए नहीं चाहिए। गिफ्ट एक बार दे दिया वापस नहीं ले सकते। टाइम बार्ड लोन क्या होते हैं? लोन के ड्यू होने से 3 साल के अंदर केस कर सकते हैं। 3 साल हो गए तो कालबाधित हो जाएगा, फिर केस नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी पर्सन के मैं पैसे मांगता हूँ, टाइम बार्ड हो चुका है, वो रिटर्न में लिख करके दे देता है मैं आपको पैसे दूंगा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कंसिडरेशन न होते हुए भी। तो वर्बल से काम नहीं चलेगा, रिटर्न होना चाहिए। और ये सही बात है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही केस कर पाएगा, हर कोई केस नहीं कर सकता है। तो बी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल एमसीक्यू करते हैं। और रीज़न क्या है इसका? उनको क्लासेस देखना बोरिंग लगता है और केवल एमसीक्यू करने में मज़ा आता है। तो यदि आप वो काम करना चाहते हैं जिसमें मज़ा आए तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम आपको लेना है तो आपको मेहनत वाला, पसीने निकालने वाला काम करना पड़ेगा। पहाड़ पर हमें चढ़ना है, गहराई गड्ढे की तरफ नहीं जाना है कि मज़े आएंगे। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। एक बार मैं आपको फिर से कंसिडरेशन की कुछ फीचर्स बता देता हूं। प्रोमीजर की इच्छा पर कंसिडरेशन होना चाहिए, कोई भी दे सकता है। रियल और पॉसिबल होना चाहिए, लीजुरी नहीं होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। एग्जीक्यूटेड यानी पहले ही दे दिया, एग्जीक्यूटेड यानी देना बाकी है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से ही बाउंड है, जैसे पुलिसमैन वाला एग्जाम्पल। तो कंसिडरेशन किसकी इच्छा पर हो सकता है? प्रोमीजी, एनी अदर पर्सन, एनी ऑफ द दीज। प्रोमीजर की इच्छा पर हो सकता है, दे कोई भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? There can be stranger to a contract, there can be stranger to consideration, there can be stranger to contract and consideration। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है, इसका मतलब है केस केवल कॉन्ट्रैक्ट की ही पार्टी कर सकती है, स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी, निजता या गोपनीयता का सिद्धांत कहा जाता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं। बिना कंसिडरेशन वो, इसका मतलब है कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है। गवर्नमेंट हमें पैसे देती है कि आप गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में, कंसिडरेशन कोई और दे रहा है, तो ये नहीं बोलेंगे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन है, कोई भी दे सकता है। तो कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 32। कंसिडरेशन कैसा हो सकता है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी प्रकार का हो सकता है। याद रखिए इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन नहीं है। इंग्लैंड से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 98% सेम है। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? बदले में कुछ भी, बदले में कुछ, बदले में सब कुछ, कुछ भी नहीं, बदले में कुछ। और इसे लैटिन में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्यूड प्रो क्यों कहा जाता है लैटिन में? कुछ के बदले कुछ या बदले में कुछ कंसिडरेशन को कहते हैं। क्वेश्चन 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया जनरली कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी होता है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन ये एक्सेप्शन होते हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट यदि रिटर्न में है, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, टाइम बार्ड लोन यदि रिटर्न में है, कंप्लीटेड गिफ्ट, गारंटी, रिमिशन, बेलमेंट और एजेंसी, फर्स्ट और 3 वाले में रिटर्न में होना जरूरी होता है। तो कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? कंपनसेशन फॉर इनवॉलेंट्री सर्विसेज, लव एंड अफेक्शन, एजेंसी, गिफ्ट, ए वाला आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ए वाला तो अभी देखा था हमने, वहां पर है वॉलेंट्री सर्विसेज, न कि इनवॉलेंट्री सर्विसेज। वॉलेंट्री सर्विसेज होनी चाहिए, जो मैं चाहता ही नहीं था वो काम कर रहे हो आप मेरे लिए, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं। क्वेश्चन 35। माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट क्या होते हैं? शुरुआत से ही वॉइड होते हैं। ये लैटिन वर्ड भी आप याद रखें। 3 प्रकार के लोग मैंने बताए जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम, हमने सेक्शन 68 पढ़ा था। यदि किसी भी इनकम्पिटेंट पर्सन को, माइनर होना जरूरी नहीं है, कोई भी इनकम्पिटेंट पर्सन हो, उसे नेसेसिटी के लिए गुड्स दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं या उसके डिपेंडेंट को दे रहे हैं, तो उसकी असेट से रिकवर कर सकते हैं, पर्सनली लाइबल नहीं होता है। उसके वेस्ट होने पर लाइबिलिटी अराइज होती है, माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होती है, कोई लाइबिलिटी नहीं होती, अराइज होती है यदि माइनर प्रॉमिस कर दे तो। बी हमारा करेक्ट आंसर है, केवल माइनर की प्रॉपर्टी लाइबल होती है, उसके पास असेट है तो उससे रिकवर कर सकते हो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइनर्स पोजीशन इन ए फर्म। माइनर की पोजीशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म में भी आ सकता है, पार्टनरशिप एक्ट में भी और कॉन्ट्रैक्ट में भी पूछ सकता है। He cannot become in existing firm, he can become partner in existing firm, he can be admitted only to the benefit of an existing firm, he can become partner on becoming a major। not true हमसे पूछा है यहाँ पर, तो आएगा हमारा he can become partner in existing firm। existing में पार्टनर नहीं बन सकता, नई फर्म में प्रॉफिट के लिए शामिल किया जा सकता है, नई फर्म में भी पार्टनर नहीं बनता है, प्रॉफिट के लिए इंक्लूड होता है। स्टूडेंट फिर से याद दिलाता हूँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगभग 10 घंटे लगाए हैं और 160 के लगभग एमसीक्यूज है। हम केवल डिटेल में कराना पसंद करते हैं, शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता है। तो सभी क्लासेज को देखिए, सभी एमसीक्यूज कीजिए, आपसे एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। किनारे पर रहने और मेरिट में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है, तो किसी भी प्रकार की कोई रिस्क मत लीजिए, पूरा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। An agreement with a minor can be ratified after attaining majority. A person who is usually of unsound mind cannot enter into contract even when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind cannot enter into contract when he is of unsound mind. तो देखिए ये वाला करेक्ट है, यदि कोई साउंड माइंड का है तो भी तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब अनसाउंड माइंड का हो। ये गलत हो जाएगा, अनसाउंड माइंड का है तो भी तब तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही पाएगा ना जब साउंड माइंड का है। ये वाला हमारा फॉल्स है, मेजोरिटी की एज के बाद भी रेटिफाई नहीं कर पाएगा। रेटिफिकेशन के रूल माइनर पर नहीं लगते हैं क्योंकि उसके साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड अब इनिश होते हैं। माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होते हैं, पूरी तरीके से वॉइड होते हैं, उसके बेनिफिट में है तो वो एनफोर्स करा सकता है। वॉइडेबल वर्ड काम में नहीं लेंगे। क्वेश्चन 39, कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय। कंसेंट को फ्री नहीं कहते हैं जब ये किसके कारण से होती है, कोयर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। सभी सही है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 40, व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। फ्रॉड के कारण कंसेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला टेस्ट। टोटल 4 टेस्ट मैंने अभी बनाए हैं, हो सकता है फ्यूचर में मैं और बनाऊं। तो मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 में। यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन बाइलिंगुअल नोट्स एमसीक्यूज क्लासेज प्रोवाइड कराते रहें, तो कोर्स को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग दीजिए। कोई कमी है तो हमें ऐप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे आगे की क्लासेज मैं और इम्प्रूव कर सकूं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।